पुष्पा सत्यवं धर्मवं സന്മാർഗദീപ്തിം നിത്യവും ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. സത്യത്തിൻ പാതയിൽ നിത്യവും ജീവിക്കാൻ നിത്യവും ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കേണമേ, അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. धन्यवाद अंकिता। अगला है स्वागत भाषण। सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी साहित्य मंच राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की ओर से प्रेमचंद की 141वीं जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आयोजित करने के इस अवसर पर सबको स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। डॉक्टर मीना के हमारी विभाग अध्यक्षा है। मीना मिस इस कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षा। मिस हमारी माँ की तरह हमारी सारी कार्यों में हमारी सहायता करने वाली है। उन्हें विभाग की ओर से और सारे विद्यार्थियों की ओर से मैं सहर्ष सस्नेह स्वागत करती हूँ। हाँ मरिया, थैंक यू। महान साहित्यकार प्रेमचंद और उनकी रचना संसार के बारे में आज बीज भाषण देने वाली है हमारी प्रिय शीला मिस। शीला मिस को मैं सबकी ओर से सादर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज प्रेमचंद की एक कहानी प्रस्तुत करेंगी कुमारी मीनू नौशाद। मीनू अब तृतीय वर्ष की परीक्षा लिखकर ऊंची विजय की प्रतीक्षा कर रही है। वे हमेशा पढ़ाई में और कॉलेज के अन्य कार्यक्रमों में पूरी तल्लीनता से भाग लेने वाली है। हम सबके लिए वे एक आदर्श विद्यार्थिनी है। उनको मैं सहर्ष सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मरिया। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए उपस्थित तृतीय वर्ष की छात्रा अनीता को मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मरिया। विभाग की अन्य अध्यापिकाएं डॉक्टर सिंधु पी कौमा मिस, डॉक्टर बीना पैली मिस, डॉक्टर गीता के ए मिस, डॉक्टर सिंधु टी आई मिस और सभी छात्र छात्राओं को मैं इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष स्वागत करती हूँ। एक बार फिर सबको स्वागत करते हुए समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हमारे विभाग अध्यक्षा मीना मिस को अध्यक्ष भाषण के लिए मैं आदर के साथ सहर्ष आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। सुना है? मीना। ओके। आज के बीज भाषण वक्ता प्रिय डॉक्टर शीला जी, हमारी प्रिय छात्रा कुमारी मीनू नौशाद, सह अध्यापिकाओं, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। जैसे हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, महान उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती हर साल 31 जुलाई को मनाई जाती है। हिंदी कथा साहित्य को तिलस्मी कहानियों के झुरमुट से निकालकर जीवन के यथार्थ की ओर मोड़कर ले जाने वाले कथाकार प्रेमचंद देश में ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात कथाकार है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा आम आदमी की पीड़ा को शब्दों में निचोड़ा और यही वजह से ही उनकी हर रचना कालजयी एवं प्रासंगिक है। उनकी हर रचनाएं, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, समाज की सच्चाई को सामना करती है। सत्य, न्याय और निष्ठा के महत्व को रेखांकित उनकी रचनाओं का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। प्रेमचंद अपनी हर कृति को इतने समर्पित भाव से रचते हैं कि उनके हर पात्र जीवंत होकर पाठक के हृदय में धड़कने लगते थे। 1906 से 1936 के बीच लिखी गई प्रेमचंद की सभी रचनाएं लगभग 30 वर्षों के भारतीय समाज का सही दस्तावेज है।
इन्हीं रचनाओं में उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम, प्रगतिवादी आंदोलनों आदि के स्पष्ट चित्रण है। दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, छुआछूत, जाति प्रथा, कर्ज की बोझ से पीड़ित किसान मजदूरों की समस्या आदि सभी मुद्दों को अपनी लेखनी का विषय बनाकर प्रेमचंद जी पूरे विश्व में अपना पहचान बनाई है। प्रेमचंद जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां भेदभाव की अभिशाप से मानवता पीड़ित न हो, किसी प्रकार के शोषण न हो और आदमी की पहचान संपत्ति और जाति के पैमाने से नहीं हो। ऐसे कालजयी साहित्यकार की जयंती मनाने के इस वक्त उनके जीवन और रचना संसार के बारे में ज्यादा सुनने का और समझने का अच्छा मौका हमें आज मिलते हैं। विस्तृत रूप में डॉक्टर शीला जी भाषण देंगी और कुमारी मीनू एक कहानी प्रस्तुत करेगी। और इस अवसर पर मैं मीनू को पूरे हिंदी विभाग की ओर से बधाइयाँ देना चाहूँगी, क्योंकि सेंट जोसेफ कॉलेज इरिंगालकुड़ा के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित नेशनल लेवल हिंदी पोएट्री राइटिंग कंपटीशन बेस्ड ऑन द थीम किसान जीवन, और इसके पहले सेंट तेरेसास कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित नेशनल लेवल एसे राइटिंग कंपटीशन, इन दोनों कंपटीशन में मीनू को प्रथम स्थान मिला है। तो ये तो नेशनल लेवल कंपटीशन है, तो इसमें प्रथम आना कोई आसान कार्य नहीं है। तो मैं सबकी ओर से मीनू को बधाइयाँ देती हूँ और आगे भी इस प्रकार के विजय प्राप्त करने की प्रार्थना करती हूँ। और मीनू को हर एक बार फिर सबकी ओर से केवल मीनू के लिए मात्र नहीं, पूरे हिंदी विभाग और सेंट पीटर्स कॉलेज के लिए मीनू अभिमान का पात्र बन गई है इस प्रकार के प्रतियोगिता में फर्स्ट आने से। तो एक बार फिर मीनू को बधाइयाँ देती हूँ सबकी ओर से। और मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम हम सबके लिए ज़रूर लाभान्वित सिद्ध होंगे। और मैं अपनी छात्र छात्राओं से एक बात कहना चाहूँगी कि इन दोनों की बातों को आप नोट कर दीजिए। और इसके बाद प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं इनके बारे में मैं प्रश्न पूछूंगी, तो सबसे ज्यादा उत्तर देने वाले को पुरस्कार भी दी जाएगी। तो एक बार फिर सबको नमस्कार। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मीना मिस। महान साहित्यकार प्रेमचंद के 141वीं जयंती मनाने के इस अवसर पर बीच भाषण के लिए हमारी प्रिय शीला मिस को आमंत्रित करती हूँ। हेलो, नमस्कार। सब सुन रहे हैं ना? शीला मिस। प्रेमचंद के 141वीं जन्मतिथि के इस अवसर पर मैं पिछली बार तो उपन्यास के बारे में एक भाषण दिया था, इसलिए आज सिर्फ एक कहानी पर मैं भाषण देना चाहती हूँ। प्रेमचंद के बारे में बताने के बाद सिर्फ एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना मैं चाहती हूँ। प्रेमचंद के बारे में हमारे विभागाधीशा मीना जी ने जो कुछ भी कहा है आप ध्यान से सुना है। हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम
क्या था, धनपतराय था और मध्यवर्गीय कृषक परिवार में जन्मे प्रेमचंद का जीवन अभावों से पूर्ण था। विपत्ति और उससे लड़ने की ताकत तो उन्हें अपने जीवन से ही मिले थी। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा तो उर्दू में हुई है। साहित्य रचना की शुरुआत उन्होंने इसी भाषा में भी की। उर्दू में वे नवाबराय नाम से लिखते थे। प्रेमचंद की पहली कहानी तो संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में समाना पत्रिका में छपी। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वदन उर्दू में छपा और जो राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण होने के कारण यह तो जब्त कर लिया गया। इसके बाद वे प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद का रचना फलक तो इतना व्यापक है कि उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें सुनने के लिए इतने समय की आवश्यकता है। उन्होंने 300 कहानियां, 11 उपन्यास और 2 नाटकों की रचना की है। उन्होंने समाना, माधुरी, जागरण और हंस पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उनका उपन्यास में गोदान हिंदी में ही नहीं विश्व साहित्य के श्रेष्ठतम उपन्यासों में गिना जाता है। गोदान के अतिरिक्त सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि तो उनके प्रमुख उपन्यास के। मंगलसूत्र तो अपूर्ण उपन्यास के। कहानीकार के रूप में प्रेमचंद हिंदी साहित्य का मूल स्तंभ रहे हैं। उन्होंने ही हिंदी कहानी को शैशव से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाया। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है सप्त सरोज, नमक का दारोगा, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिज्ञा, समर यात्रा, पंच प्रसून आदि। उनकी सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान पर आधारित कई बहुत खूबसूरत कहानियां लिखी है। उनमें प्रमुख है गुल्ली डंडा और ईदगाह। और ईदगाह कहानी हमारे बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इसमें ईदगाह, ईद के बारे में आपको मालूम है। और इसी प्रकार रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है और इसके बारे में प्रेमचंद कहते हैं, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। और जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना फेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। ये तो याद रखने की बात है। हम ये तो कितने साल पुराने प्रेमचंद के काल की एक कहानी। उसमें कितने गांव की जो पर्यावरण या गांव की जो अवस्था है, जो गरीबी की अवस्था, यही हम कहते हैं। फिर भी लोग उसमें ईद के दिन कितने खुश थे। और वे इसके बारे में या प्रकृति का वर्णन करने के प्रकृति भी इसमें हर्षित हो रहे हैं।
और गांव के लोगों के एक अवसर ईदगाह में जाने की, शहर में ईदगाह की जो मेला है वहां जाने की, सबसे मिलने की और नमाज करने की आदि सभी का वर्णन इसमें है। लड़के तो सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी रखा नहीं, क्योंकि लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सब उनके हिस्से की चीज है, क्योंकि लड़के तो ईदगाह जाने की तैयारी में है। रोजा उपवास बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज वे ईद के नाम रटते रहते हैं। आज वह आ गई है और इन्हें तो गृहस्थी की चिंताओं से भी क्या लाभ है। इन्हें तो सेवैया खाना है, इन्हें तो जिलेबी आदि मधुर पकवानों को खाना है। वह क्या जाने कि घर के लोग पैसा इकट्ठे करने में वे गरीब है, कितने मजबूर है, फिर भी बच्चों को ईद है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन है। फ्रेंच तो ऐसे कहते हैं, कुबेर का धन, इतना अधिक धन है उनके जेब में। उनके जेब में कितने धन है, बार बार जेब से वे अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। और महमूद के जेब में 1, 2, 10, 12 पैसे है। मोहसिन के पास तो 2, 3, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनतों के पैसों से अनगिनती की चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद। और उस काल में ये पैसे तो उनके लिए लाखों के बराबर है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हमारा हामिद। हामिद ही इस कहानी का नायक है। हामिद के बारे में लेखक कहते हैं, 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष मर गया है हैजे के कारण, और माँ किसी दिन पीली होती होती एक दिन माँ भी मर गई। और अब हामिद के लिए अपनी बूढ़ी दादी अमीना ही है। वह अमीना की गोद में सोता है और वह प्रसन्न है, क्योंकि वह 4-5 साल का ही है। उसके अब्बा जान उसके लिए रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज के वह बच्चों की आशा, और उनकी कल्पना तो राई को पर्वत भी बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मी जान नियामत लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। और अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद उसके पिता है, हामिद के पिता। और इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी अमीना तो सोच रहे हैं, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस अभागा ही ईद को कौन बुलाया, इस घर में उसका काम क्या है। क्योंकि गरीबों के लिए त्योहार तो बड़ी मुश्किल की अवसर है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। लेकिन अमीना का दिल तो कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है।
उसे कैसे अकेले में मेले में भेज दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या करे? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में तो उन्हें छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। अमीना सोच रही है थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे मैं गोद ले लूंगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन भगाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके छटपट बना लेती। यहाँ तो खंडों चीजें जमा करने लगेंगे। मांगे हित को तो भरोसा है, घर घर जाकर कर्ज लेना ही अब भरोसा है अमीना के लिए। क्योंकि अमीना एक दिन फहीमन के एक कपड़े सिए थे। 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को वह तो इस तरह अपने ईमान की तरह बजाती चली आती थी, लेकिन इस ईद के लिए वह तो वह रखी थी, लेकिन कल तो दूध देने वाला सिर पर सवार हो गई। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो उसका पैसा देने के बाद कुल 2 आने पैसे अमीना के पास है। उस आने के 3 पैसे हमीद की जेब में है। हमीद के जेब में सिर्फ 3 पैसे है और 5 अमीना के पर्स में है। यही तो इनकी पूंजी है ईद का त्योहार के लिए। अब अल्लाह ही भरोसा है। होबन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी आएंगे और त्योहार के अवसर पर ये लोग घर में आएंगे। सभी को सेवैया चाहिए। थोड़े किसी के आंखों में लगता है, इसलिए उन्हें भी देना है। साल भर में एक बार ईद आता है ना, इसलिए वह तो बच्चे के साथ जाना भी नहीं पाते। लेकिन हामिद उसके लिए तैयार हो जाता है और मेले में सब लोग वे मेले के सब लोगों के गांव के सब लोगों के साथ वे ईदगाह के लिए चल पड़ते हैं। हामिद भी उनके साथ। आपको मालूम है उनमें बड़े लोग हैं और लड़के हैं, वे ही ईद में जाते हैं, ईदगाह में जाने के लिए जाते हैं। और सब लोग विशेषकर बच्चों उत्साह के साथ ये एक ढोली तो शहर की ओर चल पड़ते हैं। बालक हामिद और उसके साथियों में जल्दी से जल्दी ईदगाह पहुंचने की होड़ सी है, लेकिन हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का हामिद अब अपनी दादी अमीना के साथ ही जी रहा है, लेकिन वह तो ईदगाह जाने की खुशी में है। हामिद के पास उसकी दादी के दिए 3 पैसे ही है, लेकिन उसके दोस्तों के पास मेले में खर्च करने के लिए 12 पैसे है, 15 पैसे है, ऐसे पैसे है। सब लड़के उछलते कूदते गांव से 3 कोस की दूरी पर जहां शहर में ईदगाह है वहां पहुंचे। नमाज खत्म होते ही लोग आपस में गले मिलने लगे। उसके बाद सब लोग मिठाइयां और खिलौनों की दुकानें वहां है उसकी ओर चल पड़े। वहां तो मनोरंजन के लिए अनेक साधन थे। हिंडोला है, चरखी है आदि सजे हुए हैं। हमें तो मालूम है चरखी में घोड़े, हाथी, ऊंट आदि सजे हुए थे। 1 पैसा देने पर 25 चक्कर लगाने के लिए उसमें बैठ सकता है। हामिद के दोस्तों ने उन हाथियों, घोड़ों, ऊंटों पर बैठते, लेकिन हामिद दूर ही खड़ा, क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ 3 ही पैसे थे। सरासा चक्कर लगाने के लिए उन्हें तो हामिद ये पैसे नहीं दे सकते। इसके बाद सब लड़के खिलौनों की दुकानों पर गए। सभी लोग एक एक खिलौने खरीदने लगे। महमूद ने सिपाही को खरीद लिया, मिट्टी का बना हुआ सिपाही खरीद लिया।
मोहसिन ने फिस्ती को खरीद लिया, नूरे ने एक वकील को खरीद लिया और सम्मी ने थोबिन को खरीदा। ये सब तो मिट्टी के बनाए हुए जो क्या है खिलौने खरीदे। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें थी। सभी बच्चे मिठाइयां खरीद कर खाने लगे। सभी तरह के मिठाइयां थे। वे सब अलग अलग के मिठाइयां खरीद कर खाने लगे। मोहसिन ने एक रेवड़ी लेकर हामिद की ओर बैठाकर खाया और सब तालियां बजाकर हंसने लगे। मोहसिन ने ये रेवड़ी लेकर हामिद की ओर हाथ बढ़ाया तो क्या किया, हामिद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वह मोहसिन अपने ही मुख में डाल लिया और हामिद तो लज्जित हो गया। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की आ गई, लोहे की बर्तनों की कुछ एक दुकान। हामिद को वहां एक चिमटा नजर आई। ഹാമിദ് അവിടെ ഒരു ചിമട്ട എന്താണെന്നറിയാലോ, തവ. ഹാമിദിനെ തവയല്ല, ഈ ചട്ടുകം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, അതാണ് ചിമട്ട, ഇരുമ്പിന്റെ चिमटे नजर आए। हामिद ने 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया। हामिद के जेब में कितने पैसे हैं? सिर्फ 3 पैसे है। उस 3 पैसे में वह एक चिमटा खरीद लिया। इसका कारण क्या है? दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो अक्सर दादी के हाथ जल जाता है, आगे उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। हामिद मन में सोचते हैं, दादी कितनी प्रसन्न होंगी, ये चिमटा मिलकर दादी कितने प्रसन्न होंगे। खिलौने से क्या फायदा, जरा देर ही तो खुशी होती है और वह तो गिर पड़े तो चकनाचूर हो जाएगा, मिट्टी का बना हुआ है ना। यही हामिद सोचता है और व्यर्थ में पैसे खराब भी होते हैं। और हामिद का मन उल्लास से भर गया। हामिद चिमटा खरीदते ही हामिद का मन उल्लास से भर गया और अंत में वह चिमटा को अपने कलेजे से लिपटाकर, अपने छाती से लिपटाकर घर वापस आने लगा। हामिद के दोस्तों ने उन्हें उसकी खिल्ली उठाने लगे और वे तो उनसे बातें करने लगे और वे तो कहते हैं कि हाँ, ये तो क्या करे, चिमटा, तुम्हें तो चिमटा ही मिला है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो तो हामिद उनके सामने अपने को रोब निकालते हुए कहते हैं कि चिमटे को सीधा कड़े करते हुए वह कहता है, फिश्ती को एक डांड बजाए तो दौड़ा हुना पानी लेंगे। और हामिद नूरे से कहते हैं, ये सिपाही को चिमटे से एक बार करे तो वह भी मिट्टी हो जाएगा। और सभी लोगों को चोट लगे। और उसने इस प्रकार कई तर्क से सम्मी और नूरे सभी तो चिमटे से प्रभावित हो गए। सब लोग चिमटे को अपने हाथ में लेना चाहा और वे सब चिमटा अपने हाथ में लिया और वे तो दोस्ती, सब लोग अपने दोस्ती बैठाने लगे और सब लोग रास्ते में उन्हें अपने अपने सिपाही और आदि फिश्ती, वकील आदि दे मिट्टी के खिलौने हैं ना, वे सब हामिद को खेलने के लिए दिया और वे चिमटा अपने हाथ में लिए। और इसी प्रकार घर हामिद, अंत में हामिद और अपने दोस्तों ने अपने चिमटे को साथ लेकर, अपने अपने खिलौने के लेकर घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही हमने देखा कि इन बच्चों के खिलौने, महमूद का सिपाही तो उन्होंने पालकी पर बिठाया और
पालगी पर बिठाते ही वह उसके हाथ से गिर पड़ी और चकनाचूर हो गई। और इसी प्रकार मियाँ के वकील को वह एक ताक पर रखा। नूरे के वकील को ताक पर रखा तो वह तो एक खूंटियों पर पड़ी थी और वह तो सिंहासन पर बिठाया गया और अदालतों में खस की ठट्टियों से बिजली के पंखे रहते रहे, लेकिन बास का पंगा उस पर लग गया और पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ गए और मिट्टी का बना हुआ वह खिलौना तो मिट्टी में ही मिल गया और वहां भी सब खिलौना भी चकनाचूर हो गया। और इसी प्रकार सबके खिलौने तो कुछ न कुछ खराब हो गई। अब हामिद का हाल तो सुनिए। घर पहुंचते ही दादी उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देकर वह चाहूंगी और छाती पीटते हुए अमीना ने कहा कि ओ ये मेरा बच्चा, ये तो एक नासमझ लड़का है और दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, और खरीद लाया लोहे का एक चिमटा। ये तो क्या है, मेले में तुझे और कोई चीज न मिली। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का या अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। एक मूग स्नेह था और बच्चों में वह सोचती है बच्चों में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे। वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब एक बड़ी विचित्र बात वहां खड़ित हो जाती है। इस प्रकार कहकर कहानी का अंत में प्रेमचंद कहते हैं, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात। बच्चे हामिद ने बूटे हामिद का पार्ट कहला था। अब बच्चे है हामिद, लेकिन उसका बर्ताव तो एक बूटे हामिद का था। बुढ़िया अमीना बालिगा अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। वह तो अपने बच्चों के लिए, अपनी हामिद के लिए दुआएं मांगती है और आंसू गिराती रहती। हामिद इसका रहस्य नहीं समझ पाता है। और ईदगाह नामक इस कहानी में बालक हामिद और उसके अन्य साथियों के स्वभाव का बड़ा स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रेमचंद करते ही है। साथ ही प्रेमचंद इस समाज का गरीबी का भी मार्मिक चित्रण करते हैं। अमीना एक प्रत्येक वर्ग विशेष की, जो गरीब लोग, वही वर्ग विशेष की गरीबी का परिचय देती हुई प्रतिनिधि चरित्र बन जाती। गरीबी की मार से बेखबर बालक हामिद की ईदगाह के मेले में जाने की सिद्ध, उसका उत्साह, मेले के लिए दादी अमीना का 3 पैसे जुटाना, इन 3 पैसे से चिमटा खरीदना और बच्चों के खिलौनों से बालकों द्वारा ही आपस में तुलना करना, बुढ़िया अमीना का चिमटा देखकर सिर पीट लेना और फिर हामिद पर ममता उमड़ पड़ना, सभी बड़े मार्मिक रूप में कहानी को अविस्मरणीय बना देते हैं। कहानी के सिर्फ एक रूपरेखा ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाई हूँ। बड़ी कहानी है, आप कहीं से भी यह
पढ़ना इतना इतना रोचक है। आप पढ़ना है और अन्य कहानियां और उपन्यास भी पढ़ना है। सभी बच्चों को और सभी हमारे हिंदी परिवार के लोगों को एक बार प्रेमचंद के जयंती का अवसर पर कामनाएं देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए उसके बारे में पढ़ने की या और अधिक सुनने का अवसर आप नष्ट न करें, यह करती हुई मैं अब समाप्त करती हूँ। सबको ഷീല ഒരു മിനിറ്റ് ആ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യോ? ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവണേ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? അതെ അതെ, വെട്ടം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ. കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മരിയ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. धन्यवाद शीला मिस। प्रेमचंद की एक कहानी प्रस्तुति के लिए कुमारी मीनू नौशाद को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मरिया। आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ प्रेमचंद द्वारा लिखा गया ठाकुर का कुआं नामक कहानी को प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मैं पहली बार किसी कहानी प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ, तो अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो सब लोग मुझे माफ़ कर देना। तो ये ठाकुर का कुआं कहानी जो है वह प्रेमचंद के बहुत ही चर्चित कहानी है। प्रेमचंद की जितनी कहानियाँ हमें पढ़ने को मिला है वह सभी बहुत ही रोचक बन पड़ा है। केवल पढ़ने की दृष्टि से ही नहीं, एक पाठक को एक अच्छे इंसान बनाने की दृष्टि में भी प्रेमचंद जी की कहानियाँ उतनी ही सफल जान पड़ती है। कहते हैं कि एक कहानीकार जब भी लिखता है तो जितने भी उसने अपनी सामाजिक परिवेश या अपनी जिंदगी में उन्होंने जितना जो कुछ भी महसूस किया है उसी को वह बेहतर तरीके से पाठकों के सामने ला पाती है। मेरा कहने का मतलब यह था कि गरीबी से संबंधित कोई भी रचना अगर कोई बड़े घर का या बहुत ही सत्तात्मक परिवार से हुआ कोई भी रचनाकार लिखेंगे तो शायद वह उतना रोचक या उतना मार्मिक नहीं बन पड़ेगा जितना कि एक गरीब लिख पाता है। जैसे कि शीला मिस ने पहले कहा, प्रेमचंद जी की जीवन बहुत ही अभावग्रस्त रहा है। शायद इसीलिए प्रेमचंद जी की रचनाओं में जितनी स्वाभाविक मार्मिक तरीके से भारतीय आम जनता की चित्रण हुआ है उतनी सफल तरीके से शायद ही कोई कहानीकार लिख पाए होंगे। ऐसे ही एक कहानी ठाकुर का कुआं भी है। कहानी मुख्य रूप से जोखू और गंगी के माध्यम से बताया गया है। जोखू जो है वह गंगी का पति है, वह कई दिनों से बीमार है। गंगी ही तो सारे घर के काम करते हैं। दोनों ही भारत के साधारण परिवार के लोग हैं। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। जोखू जो बीमार है वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसे कई समय से उसे प्यास लगी हुई है, तो उसने अपनी पत्नी से पानी देने को कहा। तो जोखू ने जब वह पानी का लोटा अपने मुंह से लगाया तो पानी से बहुत ही सख्त बदबू आ रही थी। तो उसने अपने पत्नी से पूछा कि इस पानी में इतनी बदबू कैसे है। तो गंगी ने भी सोचा कि कल जब वह पानी भरकर ला रही थी तो पानी में बदबू नहीं थी, अब क्या हो गया कि पानी में इतना बदबू आ रही है। गंगी को भी इस बात की कोई पता नहीं है। तो गंगी बोलती है कि शायद कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया होगा।
तो उस वक्त उनकी गांव की स्थिति कुछ ऐसी थी कि उस पूरे गांव में कुएं सिर्फ दो लोगों के घर में है। एक तो है वहां के ठाकुर के घर में है, दूसरा जो है वहां के साहूकार के घर में है। तो पुरानी भारत की यदि हम बात लेंगे तो पुरानी भारत में ये जो जाति पांदी, धार्मिक विडंबनाएं और जो ऊंच या नीच जाति के बीच में जो मतभेद था, वो सब कुछ उस वक्त उच्चतम अवस्था पर थी। तो जैसे हमारे नाना नानियों को भी शायद पता होगा कि उस वक्त जितनी जातियों को ऊंचा माना जाता है, उन लोगों के घरों में या उनके किसी वस्तुओं में जिन जिन जातियों को निम्न माना जाता है उन्हें छूने की अनुमति नहीं थी। तो ठाकुर साहू ऐसे जितनी लोग होती हैं, वो लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं और उनका मानना है कि वह ऊंचे जाति का है। तो गांव के मात्र दो कुएं, एक ठाकुर के घर में है, दूसरा साहू के घर में है। तो अपने पति की यह हालत देखकर गंगी बोलती है कि आप यह पानी न पीजिएगा, मैं दूसरा दूसरा पानी ले आती हूँ। तो जोखू भी पूछ लेती है कि दूसरा पानी आएंगे कहाँ से। तो गंगी बोलती है कि गांव में दो कुएं हैं, एक लोटा पानी ही तो चाहिए, कोई ना कोई दे देगा। तब जोखू कहती है कि उनके कुएं से पानी कौन भरने देगा, वहां जाएंगे तो या तो डांट पड़ेंगे या हाथ पांव तोड़ देंगे या ब्राह्मण लोग शाप दे देंगे या लाठी मार देंगे। ये सब जोखू कहती है। आज के जो परिवेश में रहकर शायद हमें ये सब एक्सैगरेशन लग रहा होगा, पर उस वक्त के भारत में यह सब होता था। अगर निम्न जाति का कोई ऊंचे जाति के रास्ते में भी दिख जाए तो भी उन्हें लाठी पड़ती थी। घरों में जाकर पानी लेना तो बहुत ही दूर की बात है। जोखू को लेकिन बहुत ही जोर की प्यास लग रही है। वह कहती है कि छोड़ दो, तुम पानी लेने मत जाओ, यही पानी दे दो, बदबूदार होंगे, मैं नाक बंद करके पी लूंगी। तो गंगी उसके लिए मान नहीं जाती है। और यह गंगी अनपढ़ भी है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि पानी उबालने से उसकी जितनी पानी उबालने से उसके अंदर की वो जो बुराई गंदगी होती है वह मिट जाती है। यह सब कुछ समझने के लिए गंगी शिक्षित भी नहीं है। तो क्या होता है कि गंगी इंतजार करती है और रात के 9 बजे, उसी दिन रात के 9 बजे गंगी ठाकुर के घर के आसपास पहुंच जाती है ताकि उनके घर से पानी लेकर अपने पति को दिला सके। और वह जब ठाकुर के घर में पहुंचा तो रात की समय थी और ठाकुर के घर के सामने ठाकुर के मजदूर लोग सोए हुए थे और वहीं पर कुछ 4-5 लोग वहां बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तो उन लोगों की बातों से हमें ऐसे कई सारे बातों का पता चलता है जो कि शायद ही हमारे लिए सोचना मुमकिन होगा। आजकल की दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, किंतु उस वक्त भी ये सब कुछ था। वह बोलते हैं कि ठाकुर रिश्वत देकर किसी जुर्म से बच गया है और अधिकारियों की रिश्वतखोरी के बारे में भी वह बताती है। वह बताती है कुछ लोग 50 मांगा, कुछ लोगों ने 100 मांगा और यह सब कुछ देकर ठाकुर ने अपने जुर्म को रफा दफा कर दिया और वहां से बच गई। तो यह सब कुछ सुनकर गंगी सोचती है कि ऊंच और नीच में इतना भेद क्यों है? क्या भेद इसीलिए है कि ऊंचे माने जाने वाले लोग गले में दाग डाल लेने से क्या वो ऊंचे बन जाते हैं, या पूजा पाठ करने से कोई ऊंचा बन जाता है? और यह सब कुछ सोचने के बाद कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हमें यह तथाकथित ऊंचे लोगों की खोखलेपन का जो पोल होता है वह खोलता हुआ नजर आता है। गंगी सोचते हैं कि ये वही ठाकुर है जिन्होंने एक गडरिये का भेंट चुरा लिया था और उसे मारकर खा लिया गया था। और ये वही पंडित है जिनके घर में सदैव जुआ खेली जाती है। जुआ जो होती है गैम्बलिंग, चीटिंग, गैम्बलिंग होती है।
और पुराणों से यह बताया गया है कि जुआ खेलना उतनी अच्छी बात नहीं होती है, और यह तो पंडित है जो कि उस समय की सबसे ऊंचे जाति माना जाता है। तो गंगी सोचती है कि यह वही पंडित है जिसके घर में सदैव छुए गेले जाते हैं, और यह वही साहू है जो तेल में जो कि घी में तेल मिलाकर बेचता है। और गांव में चलते वक्त ये जितनी भी तथाकथित ऊंचे जाति के लोग होते हैं, वह सब लोग औरतों को रस भरी आंखों से देखती है। रस भरी आंखें जैसे कि लस्ट होती है। तो इन सारी बातों से हमें यह पता चलता है कि जितने भी ये तथाकथित सभ्य समाज के लोग होते हैं, यह उतने सभ्य नहीं होते हैं जितने ये बनते हैं। और इन्हीं सारी खोखले जो चरित्र होते हैं, उसी का पोल हमें यहाँ खुला हुआ नजर आता है। तभी गंगी ने सुना कि कुछ लोग आ रहे हैं। उनकी आहट सुनकर गंगी घबरा जाती है और वह वहां से कुछ दूर चलकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तो वहां जो लोग आए थे, वह ठाकुर के घर के दो स्त्रियां पानी भरने आई थी। तो उन लोगों की बातों से ठाकुर की एक और चित्र हमारे सामने खुल जाता है। वो दो स्त्रियां आपस में कहती है कि ठाकुर को दया नामक चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। ठाकुर के लिए दया नहीं के बराबर है। एक बार बगार न देने के कारण उन्होंने महंगू नामक एक इंसान को इतना मारा, इतना मारा। മീനു ചേച്ചി പോയോ? ലെഫ്റ്റായിരുന്നു. ആ മീനുവിനെ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതെന്തോ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരിക്കും. ഹലോ, മീനു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പോലും? ആ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ എന്നാ? മീനു ചേച്ചി ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ്സേ. ആണോ? റേഞ്ച് പോയതാണ്. ആ എന്നാ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ.
മീനു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ? മാം, വന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നെറ്റ് കട്ടായി പോയത്, ഇടയ്ക്ക് റേഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ. കേൾക്കാമോ മിസ് ഇപ്പോ? കേൾക്കാം മീനു, പറഞ്ഞോളൂ. ओके। तो वो दोनों औरत अपने ऊपर ही सरकासम करते हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि वे लोग अपने को मुक्त कराना नहीं चाहते हैं, पर ये ऐसा है क्योंकि उस वक्त समाज में स्त्रियों को उतना अधिकार नहीं था कि वे अपने साथ हो रहे जितनी बुराइयां हैं उन्हें उनके ऊपर सवाल उठा सके। तो वो लोग अपने ही हालत पर ऐसे व्यंग्य करते करते वह तसल्ली कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही उनकी नियति है। तो दूसरे लोग भी कहते हैं कि तुम उनके लिए काम करते हो, उसके लिए तुम्हें रोटी मिलता है, कपड़ा मिलता है, और कुछ पैसे तो तुम ऐसे बोल बोल के छीन भी लेते हो। अगर यह सब कुछ तुम कर ही लेते हो तो लौंडिया के अलावा तुम होते ही कौन हो। और यही सब कुछ कहकर जब वे दो औरतें निकल जाती हैं तो बड़ी ही सावधानी से गंगी उस साये से बाहर आकर फिर कुएं के पास आ जाती है। और प्रेमचंद जी ने ऐसा लिखा है कि शायद अमृत लेने आने वाले राजकुमार भी इतनी सावधानी से नहीं आए होंगे। बड़े आहिस्ता आहिस्ता दबे पाव गंगी कुएं के पास पहुंच जाती है और वह उतनी ही सावधानी से वह लोटा बांधकर रस्सी का फंदा खड़े में डालकर अंदर कुएं के अंदर डाल देती है। चारों ओर देखती है, आहिस्ता आहिस्ता वह पानी तक वह घड़ा पहुंचा देती है, और जब घड़े में पानी भर जाता है तो बहुत तेजी से वह उसे ऊपर खींच देता है और आवाज कहीं बाहर न जाए इसीलिए सावधान भी रख रही है। और बड़ी ही सावधानी के साथ वह उस पानी से भरे घड़े को कुएं की जगह पर रख ही देते हैं कि ठाकुर की जो दरवाजा होती है वह खुल जाता है और ठाकुर कमरे से बाहर आंगन में आ जाती है। और प्रेमचंद जी लिखती है कि गंगी को ठाकुर के यह चेहरा देखकर ऐसा लगा कि शेर की मुंह भी इससे अधिक भयावह नहीं होगा। यह ठाकुर की चेहरे की जो क्रूरता है या उनकी चेहरे की जो भयानक दृष्टि है उसे पाठकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए ऐसी शैली का प्रयोग किया है। और गंगी यह देखकर बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि गंगी जो है वह निम्न जाति के है और ठाकुर जो है वह ऊंचे जाति के है। और अगर ऐसे जैसे हम सब सोच रही हैं कि अपने बीमार पति को पानी देने के लिए एक पत्नी पानी भरने कुएं के पास आई, क्योंकि और यह आज के विचार होते हैं। उस वक्त के भारत में विचार ऐसी सामान्य नहीं थी। उनकी दृष्टि में एक निम्न जाति की औरत एक ऊंचे जाति के लोग के घर में कुछ लेने आया है, और उस समय की जो व्यवस्था थी उसके चलते यह एक बहुत ही अपराध है। जैसे हम लोग कहते हैं कि दिस इज पनिशेबल अंडर लॉ, और उसी वक्त के व्यवस्था के अनुसार ऐसा करना दंड के योग्य था। उन्हें कुछ भी कर सकता है, जैसे कि पहले कहा उन्हें लाठी मार सकता है, उन्हें मौत की दंड दे सकती है, उनके हाथ पांव तोड़ सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यह सब कुछ सोचकर घबराकर गंगी वहां से भाग जाती है। और भागने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो गंगी ने देखा कि उसका बीमार पति जोखू वही बदबूदार पानी पी रहा है। इतने में कहानी समाप्त हो जाती है। तो सोचने की बात यह है कि कितना अभावग्रस्त रहा होगा उनका जीवन, कि उन्हें एक एक लोटा शुद्ध पानी पीने के लिए भी मीलों तक या तो चलना पड़ता है, और चलकर वहां पहुंच भी गया तो भी इतनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बाद उन्हें मिला भी क्या? कुछ नहीं, उन्हें वही बदबूदार पानी पीना पड़ा। तो प्रेमचंद जी की ज्यादातर कहानियां जो होती है
भारत के ऐसे ही आम साधारण निम्न परिवार की या निम्न जाति के लोगों की जीवन की जितनी विडंबनाएं हैं, जितनी कष्टदाएं हैं, उन्हीं के आसपास लिखी गई है। और ठाकुर का कुआं नामक इस कहानी में भी ऐसे कई चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जैसे जैसे कि सामाजिक कुरीतियां जो होती है, जाति पांदी, छुआछूत जैसी उस वक्त की कुप्रथाएं, निम्न व आम जनता की अभावग्रस्त जीवन का सच्चा चित्र, तथा कथित सभ्य समाज और लोगों की वो खोखले व्यवहार, औरतों को निम्न मानने की वह प्रवृत्ति, या उस वक्त जो शिक्षा का अभाव था, वो सत्ता संपत्ति आदि के सामने भ्रष्ट होने वाली सामाजिक नीति, अधिकारियों की रिश्वतखोरी जैसे मामले, बहुत ही ऐसे कई मुद्दों को प्रेमचंद जी ने इस कहानी में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जब भी मौका मिले तो प्रेमचंद जी की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि हमें उस वक्त की सामाजिक जो परिवेश है उससे हमारी मुलाकात करवाती है। शायद इस युग में शायद हम उसे पढ़ेंगे तो उसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हमें लग सकता है, किंतु हमारी जो दादा दादी नाना नानी जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जाकर यदि हम इस कहानी के आसपास कुछ बोल देंगे तो हमें पता चलेगा कि उस जमाने में यह सब कुछ असल में होता था। तो जब भी मौका मिले तो आप लोग कहानियां पढ़ लीजिएगा। बहुत ही रोचक कहानियां लिखी है प्रेमचंद जी ने। और प्रेमचंद जी के 141वें जन्मदिन के इस अवसर पर कहानी प्रस्तुत करने की मुझे मौका देने के लिए मीना मैम और हमारी विभाग की सारी टीचर्स को और मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए विशेषकर मीना मैम को मैं धन्यवाद करती हूँ। सो थैंक यू। धन्यवाद मीनू, वह सचमुच बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए तृतीय वर्षीय विद्यार्थिनी अनीटा को आमंत्रित करती हूँ। മരിയ, ഇപ്പൊ അമൃത വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അമൃത വേണമെങ്കിൽ പാടാന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കി ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അവളുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ. എന്നാ അമൃതയോട് പാടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പാടാൻ പറയൂ കേട്ടോ. അമൃത മിസ്സേ, ഞാനതിന് സോങ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാ വേണ്ട, നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. ഹലോ, കേക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അമൃത പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാ. അമൃതയുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ കുട്ടി മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മിസ്സേ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേൾക്കാമോന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട്. അമൃതയുടെ മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹലോ മിസ്സേ, കേക്കാവോ? കേൾക്കാം. അത് ഞാൻ പാട്ടൊന്നും നോക്കിയില്ല. എന്നാ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി. എന്നാ മരിയ. അനിത, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണ്ടായോ? റെഡിയാണോ? फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का जन्म कब कहाँ हुआ? 1880 में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में। ओके। ईद कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हामिद. हामिद. ആരെ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ? ഞാനാ മിസ്സേ, അനീറ്റ. അനീറ്റ. ആ പേരും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. हामिद की दादी का नाम क्या है? आमीना. अमीना. अमीना. ओके.
उर्दू में किस नाम से प्रेमचंद ने लिखा था? नवाब राय। नवाब राय। नवाब राय नाम। प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम क्या था? अनमोल पहली रत्न। अनमोल अनमोल रत्न। रत्न। ओके ओके, अनमोल रत्न। प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों के नाम बताइए। निर्मला। हाँ सेवा सदन, निर्मला। सेवा सदन, हाँ हाँ। गोदन। गोदान। ओके। प्रेमचंद का अपूर्व उपन्यास कौन सा है? मंगल। मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। ओके। प्रेमचंद जी के कहानियों का प्रतिनिधि नाम क्या है? संग्रह, कहानी संग्रह का नाम? मानसरोवर। मानसरोवर। ईदगाह। मानसरोवर। ईदगाह किस प्रकार की कहानी है? ईदगाह बाल कहानी। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ओके। देन ठाकुर का कुआं कहानी के दो प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। ജോക്കു ഗംഗി. ജോക്കു ഗംഗി. അപ്പൊ അനീറ്റയും പിന്നെ ആരാണ്? മരിയ മാത്രാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ. ഫർസാന പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഫർസാന. ഫർസാന. പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞ? ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും കേട്ടില്ല എന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, എന്നാ നന്ദി. അപ്പൊ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഫർസാന, മരിയ, अनीता। ओके। और मीनू को भी अच्छी प्रस्तुति दी मीनू, कंग्रेट्स। थैंक यू मिस। പറഞ്ഞോട്ടെ മിസ്സേ? ആ പറഞ്ഞോ. आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में कथा साम्राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुके मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती मनाने के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर मीना केके को कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। आज उन्होंने एक सुंदर अध्यक्ष भाषण देकर हमें अनुग्रहित किए। मैं पूरे दिल से हमारे विभाग की ओर से उन्हें धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद अनीता। हमारी प्रिय अध्यापिका डॉक्टर शीला पीवी ने प्रेमचंद और उनकी रचना संसार विषय पर बीज भाषण देकर हमें अनुग्रहित किए। मैं सादर सबसे शीला मिस को विभाग की ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। तृतीय वर्ष की परीक्षा लिखने के बाद रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा करने वाली हमारे विभाग के छात्रा मीनू नौशाद को एक अच्छी कहानी प्रस्तुति करके हम सबको अनुग्रहित किए। हम सबकी ओर से उसे शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद अनीता। प्रार्थना गीत गाने के लिए अंकिता को हम सबकी ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। एक अच्छी स्वागत भाषण के लिए मरिया को हम सबकी ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद अनीता। यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय गुरुजनों डॉक्टर सिंधु पी कर्मा मिस, डॉक्टर बीना पल्ली मिस, डॉक्टर गीता के ए मिस, डॉक्टर सिंधु टी आई मिस को सहर्ष कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले मेरे प्रिय मित्रों को भी खुशी के साथ धन्यवाद अदा करती हुई मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। ओके, आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होती है। सबको एक बार फिर धन्यवाद. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? टीचर्स और स्टूडेंट्स? मीना जी, शीला जी और मीनू को विशेष रूप से धन्यवाद। फिर इसका कोऑर्डिनेशन करने वाले मरिया, फिर गीत सुनने वाले अंकिता और उन्हें अनीता, सबको विशेष रूप से बधाइयां देती हूँ। आप सब लोगों की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और हमारे
विवाह के लिए बहुत ही लाभान्वित भी है। थैंक यू मिस। धन्यवाद। താങ്ക് യു മിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആവാം. Okay, miss. എല്ലാരും ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. Okay, miss.